क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 13। एक लाइन का तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक लाइन का है, सोल्यूशन कॉन्सेप्चुअल है। व्हाट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बोथ कंटेनर। अब बात मत कीजिएगा, हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1, राइट। देखिए स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे और यहाँ का दोनों का स्पेस कॉमन है, बट एक कौन सा बाउंड्री नहीं दिया हुआ, रिजिड बाउंड्री, करेक्ट। और एक इसका सॉल्यूशन है NaCl एंड 100 ml H2O, और एक इसका सॉल्यूशन है 0.1 मोल यूरिया एंड 100 ml वाटर, करेक्ट है। तो अरे SPM भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन ऐसे अगर आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ऐसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सॉल्यूशन में सेपरेटली अगर कंपेयर करते हैं तो नहीं था कि इसका 0.1 मोल 0.2 मोल का काम करेगा ड्यू टू डिसोसिएशन, ड्यू टू व्हाट। इसका मतलब ये हो गया हाइपरटोनिक, ये हो गया क्या, हाइपोटोनिक। तो ये जो यहाँ पे अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि इसका यहाँ पे प्रेशर, इसके वजह से यहाँ पे प्रेशर वेपर प्रेशर और इसके वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर डिफरेंट रहेगा या कॉमन होना पड़ेगा। कॉमन होना पड़ेगा ना, कि स्पेस कॉमन है यहाँ का, यहाँ तक इसको घिरा हुआ नहीं है, बट कॉमन वेपर प्रेशर कैसे होगा भाई, जब तक इस कॉन्सेंट्रेशन कॉमन नहीं रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोल रहा हूँ। तो दोनों का जब तक कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा तब तक क्या क्या यहाँ पे इवन कि ऑस्मोटिक प्रेशर ही ले लीजिए, क्या कॉमन हो पाएगा। इस तक कॉमन कैसे हो सकता है फिर, प्रॉब्लम समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लुक्स लाइक 0.1 बट एक्चुअली दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट इसका लग रहा है कि 0.1 मोल है, बट ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन डिसोसिएशन ये 0.2 का काम करेगा। बट ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों के वजह से तो यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर होगा अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो, बट होना पड़ेगा कॉमन, और कॉमन होने के लिए सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी सेम। तो एक्चुअल में रिजिड बाउंड्री होते हुए भी इनडायरेक्ट SPM के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ का थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल्स अगर थोड़ा यहाँ आ जाए तब तो इट माइट बी कि कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। वो कैसे आएगा, तो किसके किसके पास नहीं है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में अगर यहाँ पे SPM रहता तो डैम श्योर यहाँ से यहाँ आ जाता, बट अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेपर बनेगा, यहाँ का वेपर थोड़ा बनकर यहाँ तक इसमें आएगा, यहाँ पे वेपराइज करेगा, यहाँ पे कंडेंस करेगा। और क्या सेम करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए, करेक्ट है ना। अदरवाइज यहाँ पे कॉमन वेपर प्रेशर हो ही नहीं पाएगा। ये तब हो पाएगा जब यहाँ का वेपर, यहाँ का प्रेशर कहाँ जाए, यहाँ का जो दोनों का टेम्परेचर भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन स्पेस क्या है, सेम है। तो यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जाएगा, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मेरा सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थोड़ा वेपर में आकर यहाँ कब तक जाते रहेगा, तब तक जाते रहेगा जब तक क्या, कॉन्सेंट्रेशन किसका, NaCl का या सॉल्यूट पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल, करेक्ट।
तो मान लेते हैं कि यहाँ का x ml, कहाँ का, यहाँ का x ml वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होकर फिर कंडेंस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 + x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही तो x निकालना था, राइट। और उसको किसको इक्वल करने के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए। इसका मतलब I1C1 इक्वल टू व्हाट, I2C2। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्यों कर रहे हैं, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर रहा हूँ। कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा तो इसका यहाँ पे वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इसका एक यहाँ पे वेपर प्रेशर डिफरेंट रहेगा या फिर सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने के लिए I1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि I1 के वजह से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट दिखने लगता है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरा सॉल्यूट का मोल 0.1 है, बट 0.1 है या 0.2 है, Na+ एंड Cl-, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद अब NaCl मानकर सोचेंगे या Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- वाला फैक्टर को कंपनसेट कौन करता है, वांडा फैक्टर। कौन करता है कंपनसेट, वांडा फैक्टर। इज इट राइट, दैट्स व्हाई I1C1 इक्वल टू व्हाट, एक कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल ही करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसका I1 कितना, NaCl का 2, और C1 कितना हो जाएगा, C1 किसका लीजिएगा, NaCl का, Na+ का नहीं, Na+ और Cl- से कंपनसेट करने के लिए तो I1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 0.1 डिवाइडेड व्हाट, 100 + x और डिवाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पे लिए हैं मोल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लीटर, इक्वल टू, अब इसका I2 कितना रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका I2 1 ही रहेगा, राइट, इंटू 0.1 और डिवाइड बाई कितना, 100 - x और डिवाइड बाई व्हाट, 1000, इम्प्लाई 0.2 100 + x इक्वल टू 0.1 100 - x। क्या यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन RCM का वर्कआउट में है, ठीक है, तो ऐसा आप आएगा तो बन जाएगा। मतलब ये नहीं लगता कि सर इनडायरेक्टली SPM का जैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट SPM। हाँ, आप मुझे बताइए कि 2 यहाँ पे 2 क्यों हुआ, वो मुझे समझाइए, मैं 0.2 समझा दूंगा। यहाँ पे 1 मिनट, कॉन्सेंट्रेशन किसका लेंगे, बोलिए मेरे साथ, सॉलिड पार्टिकल का, किसका, और इसमें सॉलिड पार्टिकल कौन है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो NaCl पकड़ेंगे या Na+ और Cl या Cl-, NaCl या Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- को अलग अलग न सोचने के लिए मैंने इसको 2 से वांडा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, इसलिए वहाँ पे 2 लिखा, करेक्ट। अदरवाइज अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप Na+ अलग सोचिए और Cl-, तो आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो Na+ और Cl- को अलग अलग ना सोचना पड़े, उसी के लिए तो वांडा ने आप एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है, वांडा फैक्टर। अब समझ में आ गया। तो मैं NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा था या सॉलिड पार्टिकल का, बोलिए भाई, सॉलिड पार्टिकल, राइट। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन मुझे लगता है कि एकदम 100 में डिजर्व करता है JEE मेन। क्वेश्चन छोटा है बट अचानक से दिमाग ही काम नहीं करेगा कि होगा क्या। आंसर निकालिए कितना आया, वही आंसर है। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बोथ कंडक्टर, तो एक में रहेगा 133.3 और एक में रहेगा 66.66, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इफ 0. बनाते रहिएगा। इफ 0.1 m solution of K4FeCN6 is prepared at 300 Kelvin, its density is 1.2 gram per ml. If solute is 50% dissociated, calculate delta P of solution. डेल्टा P का मतलब क्या, डेल्टा P का मतलब थोड़ा सा हटा दीजिए, बेंच हटा दीजिए।
नहीं वो तो आप साथ थोड़ा चले जाइए कोई एक। ओके, डेल्टा पी का मतलब लोअरिंग ऑफ, डेल्टा पी का मतलब क्या, लोअरिंग ऑफ। ओके, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्या आप वान डर फैक्टर निकाल सकते हैं एवरीवन? K4FeCN होल 6। तो इस जब डिसोसिएट करेगा तो पिछले क्लास में बताए थे ना कि इसको सिंगल पार्टिकल ट्रीट करना है, तो क्या ट्रीट करना है, सिंगल पार्टिकल। तो 4K प्लस FeCN 4 माइनस, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। इनको थोड़ा पकड़ लीजिए, शायद रूम सफोकेशन की वजह से भी हो सकता है। एक्स प्लस वाई कितना होगा भाई, बोलिए 5। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। अल्फ़ा कितना है, 50% तो बोला हुआ है, तो 0.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा एवरीवन? तो 2.5 में से 0.5 चला गया ना, ओवरऑल कितना, 3। वान डर फैक्टर निकल गया। डेल्टा पी बाई क्या था, डेल्टा पी बाई पी नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, करेक्ट। इक्वल टू था क्या, ऐसे तो था क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे या आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि ये जो निकाल रहे हैं वो नॉर्मल निकालेंगे या रियल निकालेंगे, रियल निकालेंगे। ओके, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए इतना काम कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा, 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्या आपको कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाउ कैन बी कन्वर्ट मोलरिटी इंटू मोलरिटी या मोलरिटी इंटू मोल फ्रैक्शन, तो वहाँ से निकालिए, मोलरिटी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालना है। बस हम लोग आंसर से एक लाइन पीछे हैं, मोल फ्रैक्शन निकल गया, मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पी नॉट तो दिया हुआ है, डेल्टा पी, तो क्या डेल्टा पी के लिए ये लिख सकते हैं 3 इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, K4FeCN होल 6 आई इंटू वाट, इंटू पी नॉट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ। हाउ कैन वी कन्वर्ट मोलरिटी इनटू मोल फ्रैक्शन, क्या वन कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए डिपेंड ऑन क्वांटिटी नहीं, बट वहाँ पे एक ट्रिक दिया था कि मोलरिटी रहेगा तो वॉल्यूम मानिएगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो लेट वॉल्यूम इक्वल टू कितना लीटर, 1 लीटर, कन्वर्सन कर रहे हैं, राइट। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा, किसका, सॉल्यूट का, 0.1 है ना, तो 0.1 को पूरा पढ़िए तो 0.1 मोल पर लीटर, किसका मोल, किसका लीटर, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूशन का लीटर, राइट। तो मैं सॉल्यूशन का माना हूँ, तो 0.1 ए मोल हो गया। अब आप सॉल्यूट का मोल निकाल लिए तो सॉल्वेंट का मोल पता चल जाता है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिएगा, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन बता पाएंगे जितना आप माने हैं उसके अकॉर्डिंग, कितना, 1.2 है डेंसिटी, ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपके लिए फर्स्ट टर्म का। 1.2 इंटू वाट, 1000 कितना सा,
1200 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 0.1। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा, दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूरे का मॉलिक्यूलर वेट बताइए फास्ट। $39, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ एवरीवन, जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए। 39 × 4 अब प्लस आयरन कितना होगा 56 इंटू कितना 1, अब प्लस कार्बन और नाइट्रोजन का एक साथ जोड़ देते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, कितना हो गया 26। जोड़ को बताइए तो कितना होता है 368। एक बार दूसरे लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, तो कितना हो जाएगा 36.8। तो भाई क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा यहाँ से? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 36.8। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? डिवाइड बाय 18। इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन तो वाटर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 अब प्लस सही है। इस वैल्यू को बस आप यहाँ पे ला के रख दीजिए। अब पी नोट दिया हुआ है, पी नोट वाटर का दिया हुआ है ना, पी नोट ऑफ पी और प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 25 mm ऑफ Sg। तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी पता हो गया, तो क्या डेल्टा पी निकल जाएगा? क्या कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे एवरीवन? ठीक है, इस पे एक स्टार लगा दीजिए। जे मेन को एक्चुअली डिजर्व करता है, नॉट फर्स्ट टर्म। हो गया ना? एक बार खाली आप लोग नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन बाद में घर में कीजिएगा। इसको हटाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? बेरियम आयंस, कौन सा आयन? NCN माइनस, और एक कोबाल्ट है, कार्बन ऑक्साइड नहीं, कैसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है? कोबाल्ट। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, कार्बन ऑक्साइड पे 2+ थोड़े रहेगा, राइट? फ्रॉम को लिख लीजिएगा फॉर्म ए वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, फॉर्म ए व्हाट? वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ Ba2 बेरियम आयन एज फ्री कटायन विथ Ba2+ इज, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़े हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए इस ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल। बोलिए मेरे साथ, मतलब वो वाटर में डालेंगे तो फ्री आयंस नहीं है, बट इस ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा? आयोनाइजेबल। तो जो आयोनाइजेबल रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री आयंस। क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये लाइन बोलने का मतलब क्या हो गया कि बेरियम 2+ इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा?
बाहर रहेगा, यहाँ से ये सीखे, करेक्ट। बेरियम 2+ एज फ्री कटायन, राइट। उसके बाद है कि फॉर ए 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.984 atm एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75%, देन फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 2+। अब एक मिनट यहाँ देखिएगा एवरीवन, खास करके 12th क्लास के बच्चों के लिए, इन लोगों को थोड़ा पता होगा आइडिया कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। आप लोग के लिए सिर्फ बता देते हैं, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है, इसके अंदर जो मेटल रहेगा, अभी इतना ही जानिए, उससे जो ये अटैच रहता है ना, जितना भी अटैच रहेगा, तो यहाँ से कितना साइनाइड आयन अटैच है, तो यही इसका अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75%, देन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 2+ इन दिस कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन फिर से एक बार समझाएं। बेरियम 2+ कहाँ रहेगा? बाहर। तो बाकी अंदर कौन रहेगा? कोबाल्ट और Cn-। अंदर कौन रहेगा? कोबाल्ट एंड Cn-। ओके, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टूडेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। याद देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, और इसको बहुत बेसिक बात से सॉल्व करते हैं। किसी भी सॉल्ट में, टफ क्वेश्चन नहीं है, किसी भी सॉल्ट में कटायन और अनायन में किसको पहले लिखते हैं? किसी भी सॉल्ट में Cl Na नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेरियम आयन अंदर है या बाहर है? बाहर है, मतलब कटायन होगा। इसका मतलब है कटायन है, बेरियम 2+ क्या है? उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का काउंटर आयन है, कटायन है। तो इस यहाँ जो रहा होगा, इसका जो काउंटर इस ब्रैकेट में, वो क्या रहा होगा? अनायन रहा होगा। क्या रहा होगा? और किसी भी अनायन का वैलेंसी, सल्फेट का कितना वैलेंसी, सल्फेट आयन का कितना वैलेंसी होता है? बोलिए 2। ये तो पढ़े हैं बचपन में भाई। इसका वैलेंसी पूछेंगे नाइट्रेट आयन का, तो वैलेंसी कितना? 1, जो इस पे निगेटिव चार्ज, यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना बोलते हैं? तो जितना इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा वही तो इसका वैलेंसी रहेगा। और आप लोग को डैम श्योर ऐसे फार्मूला बचपन में लिखने के लिए सिखाया गया होगा कि इसका वैलेंसी लिख लीजिएगा, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये पता है आप लोग को? ओके, वेरी गुड। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है? ये हम लोग 9th क्लास या 8th क्लास में सीखते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी बुक आती थी 8th क्लास में, कोई जूनियर रहेगा तो बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। बहल एंड तुल्ली के, बहल के बहुत बड़ी मोटी बुक आती है, लेकिन बहल एंड तुल्ली एकदम इतनी पतली सी, उसमें यही सिखाया जाता है कि फार्मूला कैसे लिखते हैं। 8th क्लास या 9th क्लास में इसको फॉलो किया था, मतलब मुझे भी फार्मूला लिखते कैसे हैं। तो इनिशियल में तो केमिस्ट्री कुछ और नज़र आता है ना, केमिस्ट्री का मतलब याद करना। इनिशियल में 8th क्लास में यही रहता है कि बस याद कर जाना है, मीथेन का में कार्बन बीच में 4 लाइन करना है, हाइड्रोजन ड्रॉ करना है, राइट। तो एक्चुअल में फार्मूला लिखने तो आप लोग को आता है। लिखिए, लेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज n। लेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज n। इसका मतलब है कि इसके अंदर, यहां देखिएगा कितना? n। बट और बेरियम 2+, ध्यान सुनिएगा, अब इसमें ये भी आपको दिमाग में आ सकता है कि n का वैल्यू क्या रहेगा। डैम श्योर n का वैल्यू, इस पे कितना चार्ज था? 2 न्यूटन। डैम श्योर n का वैल्यू 2 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस पर निगेटिव आना है सॉल्ट बनने के लिए। क्या आना है? इसका मतलब इस पे n का वैल्यू 2 से कम रहेगा या 2 से ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज सॉल्ट बन पाएगा? सॉल्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर n का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो इस पे टोटल निगेटिव आयंस कितना आया होगा? n का वैल्यू ही नहीं पता है तो 4 कैसे बोलिएगा? n ही तो निकालना है। तो लेकिन n का वैल्यू ये पता है कि n का वैल्यू 2 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि निगेटिव इस पे आना है, सॉल्ट बनाना है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे कितना रहेगा? n-2। आगे मैंने क्या लगा दिया? निगेटिव। मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है तो 5 माइनस, लेट्स सपोज 6 है
तो 6 माइनस 2 कितना 4, तो 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। लेकिन एन का वैल्यू 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से कम लेंगे तो ये भी बन जाएगा कटायन और ये भी कटायन, तो कटायन का सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट बनाने के पहले ही बोला गया कि बेरियम बाहर रहेगा तो कटायन हो गया, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या रहेगा, अनायन रहेगा। तो नेगेटिव होने के लिए ऑब्वियसली इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस एन का वैल्यू 2 से ज़्यादा ही होना पड़ेगा, राइट। तो क्या इस पर ऐसे लिख दें n-2, किसी को प्रॉब्लम। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी 2 रहेगा और इसका वैलेंसी कितना रहेगा n-2। नेगेटिव मत बोलिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया फार्मूला। यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया इसमें थोड़ा बहुत यही कॉन्सेप्ट था, बाकी फार्मूला हम लोग को लिखने आता है। फार्मूला बिकम्स व्हाट, Ba(n-2) और बोलिए n, ठीक है ना। अब बताइए इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो x प्लस बाई का वैल्यू क्या होगा, तो वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो ऐसा लिखिएगा n-2 Ba2 प्लस अब प्लस कितना 2 सही है ना, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। x प्लस बाई का वैल्यू यहाँ पे कितना, x प्लस बाई क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोफिशिएंट का सम, तो x प्लस बाई का वैल्यू n है, कितना है n। अब इसका i बता सकते हैं, i का वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बोला गया है 75%, तो 1 माइनस 0.75 अब प्लस 0.75 इंटू व्हाट n। अच्छा स्टूडेंट, अगर i का वैल्यू पता चल जाए, यहाँ देखिएगा, अगर i का वैल्यू पता चल जाए तो क्या n निकल जाएगा, तब मेरा मेन टारगेट है i का वैल्यू पता करना, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, i पता चल जाएगा तो a निकल जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। तो सबसे बड़ा काम था इस लैंग्वेज को समझना और यहाँ तक आना, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया है, ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है स्टूडेंट, वो क्या है, थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है, निकाल के दिया गया होगा, वो नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है, इसको हटाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट, तो आई के लिए लिखते क्या हैं, पाई एबनॉर्मल बाई पाई नॉर्मल, पाई एबनॉर्मल बाई, तो पाई एबनॉर्मल कितना है 0.984, अब पाई नॉर्मल के लिए क्या लिख सकते हैं CRT, CR विदाउट डिसोसिएशन, विदाउट, ये क्या है नॉर्मल, जो दिया हुआ था वो क्या था, जो दिया रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल रहेगा 0.984, और ये एटीएम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एटीएम के लिए ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.01, आर का वैल्यू कितना 0.0821, और इंटू टेम्परेचर कितना है, यहाँ से आई का वैल्यू बताइए कितना, एग्जैक्ट निकालिएगा।
आई को कितना आया है, फोर आया है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे था क्या, 1 माइनस 0.75 प्लस ओके, ये कितना F4 है ना स्टूडेंट, तो इसको क्या 0.25 लिख सकते हैं, 0.25 प्लस 0.75 इंटू एन, तो 0.75 एन इक्वल टू वाट 3.75, तो एन इक्वल टू वाट 3.75 और डिवाइड बाई 0.75 कितना 5, एग्जैक्ट 5 राइट। तो क्वेश्चन पे मैं पहले ही दे दिया था 5 स्टार, इसका मुझे पता था आंसर 5 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बट इसमें नहीं लगता कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ चेक कर लिया गया। ये तो पक्का ऑब्जेक्टिव एडवांस को डिजर्व करता है। इसमें ये भी सिखा दिया गया सॉल्ट लिखने का फार्मूला लिखने आता है नहीं लिखने आता है, प्लस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नॉलेज है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग है, इतना सबको पता होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बट इस क्वेश्चन को वहाँ से मिक्स कर दिया गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये बाद में देखेंगे, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको रहने दीजिए, ये नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको बनाता हूँ, बट इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 18 ए सॉल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, इन होना चाहिए, ये प्रिंट जो टाइप करते हैं ना उनका मिस्टेक है। इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 1.4 डिग्री राइट, मतलब डेल्टा टी भी दिया हुआ है, डेल्टा टी भी इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, सेंटेंस में तो इन ही रहना चाहिए ना, ये मेरा मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट, क्या कीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ए सॉल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a boiling point elevation is 1.4. Assume that solute is dimerized to the extent of 80%. 80%, 80 डिग्री सी का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, काटिए इसको। एट्टी डिग्री सी का कोई मतलब ही नहीं था। कैलकुलेट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज, ये पता है क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच पी मोलर ना, इक्वल टू 7.8 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेशन मत कीजिए, बट एटलीस्ट प्रोसीड तो कीजिए। ये जो डेल्टा टी भी यहाँ देखिएगा, ये जो डेल्टा टी भी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, निकाल के अगर वैल्यू दिया हुआ मतलब एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कौन सा, सीपी नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। ट्राई कीजिए, सारा फार्मूला आपके हाथ में है। इसमें एक चीज़ और रहना चाहिए था, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन राइट, नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं क्वेश्चन
थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। एक मिनट देखिए। क्वेश्चन कंप्लीट भाई, जो नहीं दिया हुआ वही तो निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन तो निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। एग्जाम में समटाइम्स ऐसा भी होता है। क्वेश्चन 100% कंप्लीट है। आपको निकालना क्या है पता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन निकालना है, राइट? तो जो प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है वही तो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, राइट? यही तो निकालना है। प्रोसीड कीजिए। एक क्वेश्चन तो 100% डिजर्व करता है फर्स्ट टर्म को। फार्मूला देखें कोई काम नहीं है। सर नहीं, एक चीज भूल गया सर, वो P0 माइनस जस्ट डेल्टा P। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए डेल्टा टी बी। चलो यहाँ देखेंगे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ या ना बोलिए। डेल्टा टी बी क्या है बोलिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज जहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो उसमें क्या लिखेंगे? ऐसे तो डेल्टा टी बी को लिखते हैं के बी इंटू एम, बट अब नॉर्मल के केस में क्या लिखते हैं? आई के बी इंटू, और आई का वैल्यू निकाल लेंगे। आई का वैल्यू यहाँ पे कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 50%। तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, इज इट राइट? यहाँ पे एन क्या है? पॉलीमराइजेशन, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, राइट? तो 1 माइनस 0.5 प्लस 0.5 बाई 2, क्या लिख दें डाइमर के लिए? 80% है, 0.8। हाउ मच? तो 0.4 ए हो गया, ये माइनस 0.5 प्लस 0. ओ सॉरी 0.8, यस। तो 1 माइनस 0.8 प्लस 0.4, हाउ मच? 0.6। डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.6 के बी। एम का वैल्यू निकाल लेंगे। एम क्या है? मोललिटी। मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना?
122 और मास भी तो उतना लिया गया है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1 kg, तो कितना हो गया 1। तो इतना आसान है भाई, तो Kb इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4/0.6। देखिए तो सही है, इसका यही था दिया हुआ ना 1.4/0.6। Kb निकल गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब एवरीवन Kb का फार्मूला दिए थे क्या, R करेक्ट, पहला फार्मूला ये था और दूसरा Kb इक्वल टू R, बोलिए ये लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक समझ में आ गया है? अब यहां देखेंगे Kb का वैल्यू आपके हाथ में है ना 1.4/0.6 इक्वल टू, अब यहाँ पे डेल्टा सबसे बड़ा समस्या ये रहेगा R मॉलिक्यूलर वेट TVP का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1000 डेल्टा HP। अब एक मिनट यहाँ देखिए, इसको अगर जूल में, इसको और कैलोरी में, इसको भी कैलोरी में, इसको और कैलोरी में लीजिएगा तो इसको किस में लीजिएगा, और इसको और जूल में, इसको भी किस में लेना है जूल में, तभी सही आंसर आएगा। तो R का वैल्यू कैलोरी में कितना होता है ऑलमोस्ट 2, ऑलमोस्ट ऐसे तो होता है 1.98, तो 1 अननोन होता है TB, ये बचेगा। और किसका बॉइलिंग पॉइंट था, यह था Kb द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली, इसका मतलब ये हो गया 1.4/0.6 2 ले लें। अब मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का कितना 78, ये जो बॉइलिंग पॉइंट किसका लिखा हूँ बेंजीन का, और डिवाइड बाय 1000, और इसके बदले कितना था 7.8 into 1000 किलो कैलोरी था ना, तो किलो के लिए 1000 पर बैठा दिए। अब यहाँ से कल बस ओनली अननोन इज व्हाट निकल जाएगा, कि ये कैलोरी था या किलो कैलोरी था, तो किलो के लिए 1000 टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ के बाद मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला का एडवांटेज पता चल गया, ये था फार्मूला का एडवांटेज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इस फार्मूला से आपको सीखने को ये मिला कि Kb और Kf का फार्मूला भी याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सही या गलत कुछ भी ट्राई कीजिए। कितना
इसका 0.2 CIKB किया, फिर 2 IKB 0.1/W, और फिर इन दोनों को डिवाइड करके W निकाला तो 0.1 kg निकलेगा। 1 kg से 0. सही है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो बन गया, तो उसका आगे का क्वेश्चन बनाइए, सेम कॉन्सेप्ट पे है। बट 12th क्लास के बच्चे आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 19 था। चलिए स्टूडेंट, आप लोग रुकिए अब 1 मिनट। एक बार इस क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा तो दोबारा फिर नहीं फंसिएगा। यहाँ देखिए, बट ये बात मैं एक्चुअली जब इसका थ्योरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ये बोला था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का दो करेक्टर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेस नॉर वेपोराइजेस, करेक्ट। तो एक्चुअली जिस टाइम पे ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, आपने सॉल्यूशन बनाया, करेक्ट, टेम्परेचर आप कम नहीं कर रहे हैं। जिस टाइम पे आपने सॉल्यूशन बनाया उस टाइम पे ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, तो आप उस टाइम का कैलकुलेशन था जो डेल्टा TF निकालते हैं, वो किस टाइम का, जिस टाइम आपने सॉल्यूशन बनाया। बट जैसे जैसे इसको टेम्परेचर कम करके फ्रीज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो अचानक से सारा फ्रीज नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, राइट। लेकिन जब फ्रीज होगा तो इस फ्रीज करेगा कौन, सॉल्वेंट। कौन करेगा, तो सॉल्वेंट अगर फ्रीज, तो आपने तो उस टाइम का काम किया ना जिस टाइम पे आपका सॉल्वेंट, ऑल सॉल्वेंट, ऑल मास ऑफ सॉल्वेंट और इन लिक्विड फॉर्म, आपने उस टाइम का मोलिटी निकाला था, करेक्ट। अब मोलिटी के लिए 1 मिनट रुक जाइएगा। मोलिटी के लिए आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इन लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूशन का कौन सा फॉर्म। बट पता चल रहा है कि सॉल्यूट तो सेम है, पर सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म कम होता जा रहा है ड्यू टू बर्फ बनना, राइट। इसका मतलब अगर ए वैल्यू कांस्टेंट है और ए वैल्यू क्या है, कम हो रहा है, किस फॉर्म का, लिक्विड फॉर्म का, क्योंकि मुझे वहाँ पे सॉल्यूशन का चाहिए मोलिटी, किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। तो जैसे जैसे आइस बनते रहेगा वैसे वैसे मोलिटी बढ़ते रहेगा। और जब मोलिटी ही बढ़ते रहा KF × M, अब मोलिटी अगर चेंज हो रहा है तो जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन पे अगर आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाले 0.2, तो क्या वही ऑल द टाइम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा या और भी चेंज हो जाएगा। आज चेंज हो जाकर अगर आपका पूर्वानुमान, पहले से आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन गेस किया था कि वाटर है तो इसका 0 डिग्री सी पे फ्रीज, 0 डिग्री सी इसका ओरिजिनल। 1 मिनट, जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे, बाद में आपको टाइम देते हैं ना मौका सबको। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री से है और ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए आपने निकाला कि -5 डिग्री पे जाए इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, तो कब का था कैलकुलेशन, जब ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म।
बट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे तो आइस बनना शुरू होगा, तो क्या -5 रहेगा या और भी नीचे चला जाएगा? और भी नीचे चला जाएगा। करेक्ट, वेरी करेगा। तो वही इस क्वेश्चन का मेन थीम था। वही इस क्वेश्चन क्या था? मेन थीम था। तो इनिशियली जो जिस टाइम पे सॉल्यूशन बनाया गया उस टाइम पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? -0.2 डिग्री। बाद में क्या बोला गया कि अगर -2 डिग्री अगर पे आएंगे तो कितना आइस बन चुका होगा, राइट? क्वेश्चन ही है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस विल फॉर्म। तो जब -0.2 डिग्री था तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0.2। डिप्रेशन होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल सॉल्वेंट का कितना था? वाटर का 0 डिग्री सी, फाइनल यह है तो क्या हो जाएगा? 0.2। और अब जब -2 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा तो डिप्रेशन कितना? 2 डिग्री का। डिप्रेशन क्या होता है? 0 -2 लिखिएगा ना, क्या लिखेंगे? 0 -2। तो क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया? तो लिखिए, लेट x ग्राम ऑफ आइस विल फॉर्म, let x gram of ice will form when freezing point is -2 degree. Let x gram of ice form when freezing point is -2 degree. तो यहाँ देखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M and delta TF equal to what? KF into what? M dash. बट इनिशियल में जितना नंबर ऑफ मोल्स था, बाद अभी जब तक वो लिक्विड फॉर्म रहेगा आइडियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड उतना ही रहेगा, क्योंकि ना ही फ्रीज करता है ना ही वेपोराइज होता है। इम्प्लाई 0.2 इक्वल टू KF। इस क्वेश्चन में KF भी नहीं दिया हुआ होगा, राइट? KF का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। KF M के लिए क्या लिख सकते हैं? 0.1 है। 0.1 बाई कितना केजी था, राइट? 0.1 मोल बाई मास इन केजे। इम्प्लाई 0.2 आप लोग 2 ना, KF 0.1 बाई आइस कितना बन गया? x ग्राम, और डिवाइड बाई 1000 कर दें। किस लिए? केजी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई व्हाट? इक्वेशन सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 1/10। KF और KF आपस में कैंसिल। कितना होगा एवरीवन? 0.1/1 इंटू डिवाइड बाई, बोलते भी नहीं हैं आप लोग, 100/, सही है ना? ओनली अननोन इज व्हाट? एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आया यहाँ से? इसका मतलब कितना ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया? 900 ग्राम वाटर कन्वर्ट इनटू व्हाट? आइस। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आने का चांस रहेगा, ठीक है? ये नीट का लेवल का भी डिजर्व करता है। थाउजेंड ग्राम क्या था? वाटर एज ए सॉल्वेंट क्वेश्चन में है। तो मैंने क्या सपोज कर लिया? x ग्राम आइस बन गया, तो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में कितना रहा? तो यहाँ पे जो मोलिटी का डिफिनेशन है, मोलिटी का डिफिनेशन क्या है? बोलना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट? इन लिक्विड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो मेरा 1000 ग्राम में से तो x ग्राम सॉलिड बन गया, तो लिक्विड फॉर्म में कितना रहा सॉल्वेंट? वही तो किए थे। तो नहीं लगता कि मोलिटी का फिर से एक बार डिफिनेशन अच्छे से जान गए कि मोलिटी का डिफिनेशन में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। अब सेम थीम पे क्वेश्चन नंबर 20 है, शायद 20 बन जाना चाहिए आप लोग से।
एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब हर रेंज को कवर कर लिया गया है। 20 हो गया, तो 21 22 बनाइए। एक मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं 20 को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। क्वेश्चन में नहीं, इसमें क्वेश्चन थोड़ा इन्फॉर्मेशन और रहना चाहिए। मेरी तरफ से लिखिए तो 1 मोल ऑफ यूरिया dissolved in 1 liter of aqua solution. Now question is completed. वन मोल ऑफ यूरिया, 1 लीटर से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ यस हुज डेंसिटी इज 1.060 ग्राम पर ml। बिना इस इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं बनता। 1 मोल चाहिए था। तीन में तो आंसर नहीं आना चाहिए। हाँ आंसर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर, उसके अकॉर्डिंग आएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं सॉल्व करता हूँ, साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा 20 साथ में सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से फिक्स है, राइट। 1 लीटर, ये कोई कन्वर्सन नहीं पूछा जा रहा है कि 1 कॉन्सेंट्रेशन से अदर कॉन्सेंट्रेशन, और इसे मोल की नहीं तो इसमें एटलीस्ट मोलरिटी देना चाहिए था कि इसका मोलरिटी क्या है, ठीक है। या तो मोलरिटी 1 दे देते, नहीं तो मैंने अलग से मेंशन कर दिया। मोल कितना है एवरीवन? मोल ऑफ यूरिया है ना 1। तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी? क्या सही है? देखिए तो सॉल्यूशन का मास इतना मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सही है। मास ऑफ सॉल्यूट सही है। क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया ना। 1 मोल यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60। मास ऑफ सॉल्वेंट तो चाहिए होगा ना भाई। जब तक मास ऑफ सॉल्वेंट ही नहीं पता चलेगा तो उसमें कितना वेपर में गया कैसे पता चलेगा, राइट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से निकल जाएगा। चीज़ों को रेसिस्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को सीखना है, राइट। तो कितना ग्राम सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। क्या यहां से मोलरिटी निकाल लेंगे? मोलरिटी इज व्हाट? 1/1 1/1। ये है मोल पर केजी।
बट यह है ओरिजिनल मोलिलिटी, जब आपका थोड़ा भी वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में नहीं गया है। अब क्वेश्चन पढ़िए, जिस टाइम पे आपने सॉल्यूशन बनाया उस टाइम पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना था 0.5, बट आफ्टर ए इंक्रीज होकर कितना हो गया 0.101.5, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 101.5, तो एलिवेशन कितना 1.5। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू, यहाँ देखिएगा डेल्टा टी वी इनिशियल इक्वल टू के बी इंटू एम इनिशियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे से सपोज कर लिए, यहाँ देखना है, लेट अस सपोज x ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, x ग्राम वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो डेल्टा टी बी फाइनल इक्वल टू के वी इंटू व्हाट एम फाइनल, और इम्प्लाई 0.5 इक्वल टू के बी इंटू 1, और इसके लिए 1.5 लिख दें इक्वल टू के बी इंटू, यूरिया नॉन वोलेटाइल है तो उसका 1 मोल का तो 1 मोल बचा रहेगा, बट यहाँ पे 1000 माइनस x/1000 करें, मोल ए क्या लिखे मोल, और ये क्या लिखे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इन विच फॉर्म लिक्विड फॉर्म, क्योंकि उसमें 1 ग्राम क्या किस में चला गया वेपर में चला गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो के भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली एंड नॉन इज व्हाट एक्स। तो नहीं था कि 19 और 20 दोनों एक दूसरे का भाई है, सेम थीम, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब तो पक्का बन जाएगा। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए। नीट वाले बच्चे इतना काफ़ी हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट, इतना से आपका नीट के लिए सीपी का बन जाएगा क्वेश्चन। जितना टाइप का इसमें वेरिएशन एक्सरसाइज 1 में, तो आपका जो क्लास असाइनमेंट रहेगा उसमें सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएगा। बट सीपी में कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, ये चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? चाहिए, इसलिए सुबह क्लास में इतना काम करवा रहा हूँ। और नीट में बायो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा भाई, कुछ लोग भूल गए हैं, बायो लगेगा ही नहीं। बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। कितना मोटिवेट करते हैं बताइए तो। मैं ये भी बोलता हूँ कि हो सकता है एक आध क्लास केमिस्ट्री का छोड़ दिएगा, बायो मत छोड़िएगा। 90 क्वेश्चन की बात है नहीं। हाँ, इसलिए ऑलवेज जो खासकर बाहर से पीजी में रहने के लिए आए हैं, इधर मैं आप ही लोग को टारगेट कर रहा हूँ। ये समझ नहीं रहेंगे कि इसको, इन लोग थोड़े बोल रहे हैं जो बेचारे जेई मेन में बैठने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा मिस्टेक मत कीजिए। बायो क्लासरूम में बैठिएगा तो मैम के साथ एक होता ना, पानी का धारा के साथ चल रहे हैं, फ्लो के साथ, तो कभी कभी चलना चाहिए हवा के रुख के अकॉर्डिंग, नहीं अदरवाइज उसके साथ अगर मजाक किए बहुत ख़राब बात है। किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझिए, और ख़ास करके नीट करना है भाई। कैसे छोड़ देते हैं आप लोग क्लास? मुझे डॉक्टर बनना रहता है, ये क्लास नहीं छोड़ते। बायो स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बायो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। जेई मेन वाले बच्चों को मैं क्या बोलता हूँ, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए, बोलते हैं ना। तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने का मतलब मैं भाई एक कॉमा तक नहीं छोड़े होंगे, डीके सिंह जो बोले होंगे। वो समटाइम्स कॉमा लगता था, अच्छा मुझे लगता है कॉमा का भी कोई मीनिंग होगा। ये पागलपन था क्लास करने का। कैसे छोड़ देते हैं क्लास? जो सब्जेक्ट में आप चीज़ों को लीड कर सकते हैं, जिसके भरोसे आपका होने का चांस बन सकता है, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पेरेंट्स को पता रहता है कि आप क्लास छोड़ देते हो? आप तीनों से पूछ रहे हैं, या जो नहीं पता रहता है तो ख़राब बात है ना। रुकिए, अभी इन लोग को समझाने दीजिए कितना सीरियस टॉक चल रहा है। डिफेंड मत कीजिए, पहले बातों को समझिए। इसे प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से नहीं सुनना है। बहुत तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब तो मैं तो खुद मना कर देता हूँ, सर्दी फीवर है तो मत आइएगा। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है, ये दूसरी बात है कि अभी थोड़ा ठंडा बढ़ गया है, राइट। बट टीचर के लिए भी वही है ना, टीचर अगर 8:30 में आ रहे हैं, मैम लोग आ रहे हैं, आप लोग लकी हो। मेरा क्लास भाई 7:30 में सुबह शुरू होता था संडे को,
आप लोग किए हैं क्या 7:30 वाला क्लास? संडे को 7:30 में स्टार्ट होता था, आप लोग तो उस चक्कर में आए ही नहीं। और उससे पहले जब था 2016 में 7 बजे शुरू करते थे सुबह 7। और यकीन मानिए सारे पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के जाते थे। और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक गली है शांति पथ में, एक कॉमर्स के अच्छे टीचर हैं, उनका क्लास भाई 5:30 में स्टार्ट होता है। पता है मेरा नींद उन बच्चों के आवाज़ से ही उठता है। 5:30 में देखते पूरा एकदम हलचल मचा हुआ है। इसका मतलब 5 तो बच्चे आके क्लास कर रहे हैं। ऐसे आप लोग का स्कूल भी तो 7:30 में चलता है, राइट? ऐसे 7 बजे, तो 6 बजे सब बस पकड़ने के लिए भागते होंगे। 8 बजे आते सर, 8 बजे आते हैं। बट मोटा मोटी तो 8 बजे आने के लिए 7 बजे उठना पड़ेगा ना। चले 21 बन गया। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है स्टूडेंट, खास करके बाहर के बच्चे। कुछ लोग क्लास छोड़ते हैं क्योंकि उनका हो सकता है वो टॉपिक पढ़ा हुआ हो। आप लोग ऐसा मत कीजिए। चलिए क्या इतना लिख सकते हैं के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ लिख सकते हैं के एफ इंटू एम। चलिए एक मिनट, उतना आगे करने का रिक्वायरमेंट नहीं, एक लाइन का सोल्यूशन है। सेम सॉल्यूशन का तो इसका जो यहाँ पे मोलरिटी रहेगा वही तो यहाँ रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या रहेगा डेल्टा टी बाई डेल्टा टी एफ। अगर डेल्टा टी एफ निकल जाएगा तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे? तो के बी बाई के एफ, और के बी के लिए कितना? अच्छा के बी दिया हुआ है, एक मिनट। अगर यहाँ पे 21 नहीं दिया हुआ ना, कोई बात नहीं है। के बी के लिए आप ये लिख सकते हैं आर, बोलिए मेरे साथ, 1000, और लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? एलवी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है आर टी एफ का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1080। आर से आर कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं पता है हाउ मच? वाटर का, प्योर वाटर का, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? तो यहाँ पे लिखना है 373, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। डिग्री में लिखना है केल्विन में, तो टी बी पी वाई स्क्वायर 80/540। देखते मेरा कल सही लिखा हुआ है, करेक्ट है ना? 373। और वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो आप लोगों को पता है, हाउ मच? यस, 0 मत लिख दीजिएगा। 273 का स्क्वायर इंटू 80/540। क्या यहाँ से अब टी बी पता है, क्या टी एफ निकल जाएगा? फार्मूला का बढ़िया यूज। के बी और के एफ नहीं जानते, कहानी खत्म। यहाँ के बाद आपके लिए छोड़ दें, तो मान लेते हैं कि डेल्टा, यहाँ देखिएगा, यहाँ के बाद मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लीजिए। और सपोज कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, लेट अस सपोज अगर डेल्टा टी एफ 2 आया तो फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री। डेल्टा टी एफ 2 आया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? -2 डिग्री, क्योंकि 0.0 डिग्री क्या था प्योर का, तो उससे 2 नीचे। एलिवेशन या डिप्रेशन? डिप्रेशन। अब हो जाएगा कैलकुलेशन।
आपका कहाँ पे मिस्टेक हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, नहीं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़िएगा स्टूडेंट तो वहाँ पे हो जाएगा। एक काम कीजिए एवरीवन, हालांकि इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अब एक्चुअल में बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मिक्स है। तो एक क्वेश्चन यहाँ जो मैं असाइनमेंट ले रहा होगा तो ये तो क्वेश्चन तो मेन एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम में तो मिक्स प्रॉब्लम ही आएगा, कहीं से कहीं का कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप ऐसे लिखते हैं ना हाइड्रेटेड सॉल्ट, सही में ए है, क्या है? ए। वैसे ही सपोज कीजिए कि मैंने अगर आपको ऐसे लिख दिया पीटी, इसमें 2-3 चीज़ जानना पड़ेगा आप लोग को। NH3 Cl2, करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला गया है, इसका मतलब प्लेटिनम तो इसके अंदर रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इसे सबसे पहले बताइए प्लेटिनम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कुछ हेल्प कर देते हैं आपको। कितना है? +2 है, सॉरी Cl4 है यहाँ पे फॉर्मूला में। अब बोले कितना है? +4। तो एक्चुअल में जिस तरीके से किसी भी मेटल का आयन का, फॉर एग्जांपल Fe2+, Fe3+, ऐसे देंगे तो क्या बोलेगा? इसका वैलेंसी कितना? 2। इसका वैलेंसी कितना? 3। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो ये सब समझ में आएगा। उसी तरीके से एक और वैलेंसी होता है, कौन सा? सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कुछ नहीं है, बस वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है? तो एक्चुअल में हर मेटल का अपना एक कैपेसिटी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का, और जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। क्या होता है? डी ब्लॉक। तो ये रटने को मिलता है हम लोग को, तो आप लोग भी रट लीजिएगा, इसको बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो प्लैटिनम 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कितना होता है? 6। पहला इन्फॉर्मेशन तो यहाँ मैंने दे दिया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो बात है मैं बोल रहा हूँ। तो एक जिसे आप जब पढ़िएगा ना तो ये आपके लिए बहुत बेसिक बात रहेगा। ये चैप्टर जब कवर कर चुके होंगे तो उसके बाद होता है कि अब यहाँ पे प्लैटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? या तो अमोनिया नहीं तो क्लोरीन, अमोनिया नहीं तो एक्चुअल में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन के थ्रू अगर हम लोग डोनेट करते हैं तो इन दोनों में अब रेस रहेगा। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर? तो जनरली नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन के थ्रू जब डोनेट करते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। बोलिए। तो अगर इसको अगर रहना रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 अमोनिया है और 4 क्लोरीन है, तो मैक्सिमम प्लैटिनम के साथ कौन अटैच रहेगा? अमोनिया। अमोनिया का
लिगेंड बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तक क्लोरीन का जाता है। वहाँ पे पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जब ऐसे भी हैलोजन के साथ जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका कुछ और नेचर रहता है, बट यहाँ पे जब वहाँ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको जिस वैलेंसी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली अमोनिया और हैलोजन में एक्स माइनस में अमोनिया का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का पावर ज़्यादा होता है। बस अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए जब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, राइट। तो इसमें इसका मैक्सिमम इसके साथ जाना कितना है 6, ये रटना है। प्लेटिनम 4 प्लस का सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज 6 कितना, और प्लेटिनम 2 प्लस का 4 कितना होता है 4, और 4 प्लस का 6। ये मैं भी रटता हूँ और आप लोग को भी रटवा दूंगा। तो अब इसके साथ जाना है 6 को, बट एक्चुअल में यही चीज़ हम लोग को निकालना है, ये पहले से पता नहीं है। यहाँ पे निकालना क्या है, राइट द आयोनाइजेशन नेचर एंड फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये तो मैं पहले ही बोल दिया ना 6, बट ये हम लोग को पता नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ निरंजन यहाँ देखिएगा, अभी कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लैटिनम के साथ अमोनिया पूरा दे दीजिए, और Cl कितना जाएगा वो नहीं पता है, बट इतना पता है कि प्लैटिनम के साथ ऑल अमोनिया से सुटते हैं। इसका X कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, तो बाकी क्लोरीन बाहर रहेगा, बाकी क्या रहेगा कितना 4 माइनस एक्स। और जो बाहर है, एक मिनट, जो बाहर है वो तो निगेटिव आयंस है, तो इस पर क्या रहेगा पॉजिटिव, क्या रहेगा पॉजिटिव, करेक्ट ना। तो भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, करेक्ट है ना। तो इसका यहाँ पे कितना रहेगा, इसका +4 है, इसमें x है, राइट। इस पे आना है पॉजिटिव चार्ज, तो कितना आएगा +4 माइनस एक्स प्लस। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं, इसका वैलेंसी कितना रहेगा एवरीवन, इसका वैलेंसी रहेगा 4 माइनस एक्स, इसका कितना रहेगा 1, देन फार्मूला बिकम्स व्हाट Cl4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हम लोग का क्या बन गया फार्मूला। एक्स का वैल्यू अगर पता चल जाए तो इसका आयनाइजेशन नेचर भी पता चल जाएगा, और क्या हो जाएगा फार्मूला भी बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको भी आइडिया हो जाएगा जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे गेस कर लिया ना कि यहाँ पे अमोनिया सब अंदर रहेगा, क्योंकि उसका लिगेंड बनने का पावर ज़्यादा होता है, अब बाकी रेस्ट क्या जाएगा एक्स। अब पहले दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये रहेगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पढ़ लीजिएगा तो मोटा मोटी आपको आइडिया ये भी लग जाएगा कि यहाँ पे इसका मोटा मोटी 6 होता है, क्या होता है। बट ये अब इसी को यहाँ पे सॉल्व करना था, तो यहाँ तक मेरा हेल्प है। अब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना, इसका एक पार्टिकल मिलेगा, ऐसा कितना पार्टिकल मिलेगा 4, तो कितना होगा इसका, सॉरी इसका 4 नहीं, इसका कितना मिलेगा 4 माइनस एक्स, ऐसा कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो क्या ये x प्लस वाई समझ रहे हैं ना, इसका मतलब है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ 100%, तो i का वैल्यू कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस, ये वाला x नहीं है यहाँ पे, ये फार्मूला वाला x प्लस वाई है, राइट। 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू वाट 5 माइनस एक्स। अब कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे यहाँ से x से, ये मैंने जस्ट फार्मूला के लिए लिखा था, ठीक है। x प्लस वाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 0.001 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन वाटर हैड ए फ्रीडिंग पॉइंट डिप्रेशन इज दिस वन। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई इंटू के एफ इंटू एम, है ना। और डेल्टा टी एफ जो दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो एक्सपेरिमेंटल रहा होगा कितना 0.0054 इक्वल टू आई, के एफ भी दिया हुआ है यहाँ पे, राइट
1.86। अब मोलर सॉल्यूशन है, मोलर नहीं है, क्या है, मतलब मोलरिटी दिया हुआ है 0.001। क्या यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेंगे एवरीवन? 0.0054 और डिवाइड बाई 1.86 इंटू व्हाट 0.001। कितना आता है आई का वैल्यू? कैलकुलेट कीजिए तो। कितना आया? देखिए कितना आता है, ऑलमोस्ट 3। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? क्या बोले? 2.90 को उसको ऑलमोस्ट 3 पकड़ लीजिए। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरा हम लोग का मंजूरी है कि यहाँ पे एक्स जब भी रहेगा इंटीग्रल रहेगा। क्या रहेगा? इंटीग्रल रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर 3 नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे आकर इसको इंटीजर बनाना पड़ता। तो i इक्वल टू 5 - 1 तो 3 इक्वल टू 5 - 6 तो x इक्वल टू व्हाट 2। और जैसे ही x इक्वल टू लिखते हैं तो क्या फार्मूला समझ में आ गया? PTNS3 होल 4 Cl2 दिस इज द फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन बना कर रख लीजिए। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िएगा, जब दोबारा रिवीजन कीजिएगा तो ये क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ जाएगा। अभी 60% आया होगा जिससे मैं बोल कर निकल गया, राइट। तो टर्म 1 क्या स्टूडेंट, यहाँ के बाद आप अपना जो क्वेश्चन बैंक बनाइएगा सीपी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज सेकंड टाइम रहेगा तो सॉल्व करूँगा, नहीं तो बाद में सॉल्व करूँगा। सॉल्व तो पक्का करूँगा। क्लास असाइनमेंट फुल एंड सोल इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इतना मोमेंटम आपको मिल गया है कि क्लास एक्सरसाइज 6 का कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। बट मेरी तरफ से भी ख़त्म नहीं हुआ सीपी, बट टर्म 1 के लिए ऑलमोस्ट काम हो गया है। इतना तो आएगा भी नहीं टर्म 1 में। नेचर ऑफ आयनाइजेशन का मतलब, एक मिनट रुके सवाल कर। नेचर ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि कितना आयंस बनेगा, कितना पार्टिकल बनेगा? 3, 2 Cl का और एक पूरे बॉक्स का। हाँ बोलिए।